वंदे आतम जी, कैसे हैं आप सभी। तो ऑटोबायोग्राफी के इस नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। अभी देख तो नहीं पाया पिछला एपिसोड कहां तक था, लेकिन मेरे ख्याल से ये सबसे एक्साइटिंग एपिसोड्स में से एक होने वाला है, क्योंकि ये अब जीवन के उन एपिसोड्स में से एक है जिसके अंदर हम प्रेम संबंधों की बात करने वाले हैं। जो हमारी लव लाइफ अभी तक रही है उसके बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो ईश्वर ने मुझे 30-35 साल के अंदर ही जीवन को इतने अच्छे तरीके से जीकर एक कहते हैं ना संपूर्ण और परिपूर्ण जीवन, इतना एडवेंचर मैंने जीवन में देखा है, जीवन को इस तरीके से जिया है कि शायद ही जीवन का ऐसा कोई अंश है जिसको मैं टच ना कर पाया हूँ। मैंने बहुत बार पहले भी वीडियोस में बताया, मैंने जीवन में जितना सबसे ज़्यादा सुख हो सकता है उसको भोग कर उसको एहसास जो है उसको महसूस मैंने किया हुआ है। जीवन में दुख की जो पराकाष्ठा हो सकती है, जहाँ तक दुख सबसे ज़्यादा जा सकता है, चाहे थोड़ी समय के लिए ही, लेकिन मैंने उस मोमेंट को जिया हुआ है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुश्किल पता है किसे समझना होता है। दुनिया में अगर आप किसी भी तरीके से समझो, आप पशु की बात करो, पक्षियों की बात करो, किसी की भी बात करो, दुनिया में सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है एक नारी को, एक स्त्री को समझना। और मुझे तकरीबन 20 से 21 बार मौके मिले हैं नारी के अलग अलग पक्ष को समझने में, और उसको समझने में मैं कहीं ना कहीं इतना पारंगत हुआ हूँ। तभी आज मेरे जीवन में आप देखिए, मेरा खुद का परिवार है जहाँ मेरी माताजी है, मेरे पिताजी हैं। पिताजी का ज़्यादा योगदान है नहीं, वो जीवन जो है बड़ा उथल पुथल उन्होंने जिया। और इधर मेरी माताजी, उनका बिल्कुल व्यवहार जो है और जो टेम्परामेंट है वो बिल्कुल अलग है। उधर मेरी सासू माँ हैं, मेरी साली हैं, मेरी पत्नी हैं, मेरी बिटिया है। 4 ये नारी, एक मेरी माँ, 5 नारी। तो ये सोचिए 5 नारियाँ, सुबह से शाम तक मैं अकेला एक ऐसी ध्रुवी हूँ जिसके चारों ओर ये 5 नारियाँ घूम रही हैं। अब दुनिया घर के अंदर 1 नारी या 2 नारी ज़्यादा ज़्यादा पत्नी होती है या माँ होती है, 2 को संभालते हैं। हम 5 को संभाल रहे हैं। वो 5 को संभालने की जो दक्षता है, वो मेरे जीवन के अंदर मैं जो 15-20 जिन नारियों के साथ में अभी मैं आपको जिस तरह का मेरा संबंध रहा उसके बारे में बताऊंगा, तब आपको शायद समझ में आएगा कि जीवन के अंदर कितने अलग अलग जीवन के रंग हैं, आयाम हैं। और ईश्वर ने या विधि के विधान ने या विधाता ने इतनी कॉम्प्लेक्स, इतनी जटिल ऐसी चीज़ें बनाई हुई हैं। कई बार मन में प्रश्न आता होगा ना, ये जीवन में इतना दुख क्यों है, ये दुख ख़त्म क्यों नहीं हो जाता। नहीं हो सकता, वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। वो इसलिए ख़त्म नहीं हो सकता क्योंकि सुख और दुख हम सब के अंदर उमड़ती हुई ये सारी की सारी संवेदनाएं, इमोशंस, डिज़ायर्स, ये परफेक्ट होने नामुमकिन है। मैं आपके सामने ऑटोबायोग्राफीज़ बना रहा हूँ। ईश्वर का हमेशा से आशीर्वाद रहा, ईश्वर ने मुझे बहुत ज़्यादा समझदारी से नवाजा है। जैसी जैसी सिचुएशंस के अंदर समझदारी के डिसीजंस मैं अभी तक लेने में कामयाब हुआ, जिस तरीके से मैं जीवन को जी रहा हूँ, मुझे लगता है दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट वेज टू लिव योर लाइफ। उसके ऊपर अभी तक रिसर्च हो रही है। मैं जिस तरह जी रहा हूँ वो मुझे लगता है कि मैं सबसे बेहतर तरीके से जीने में अभी तक कामयाब हुआ हूँ। लेकिन अभी तक मेरे पास में सॉल्यूशन नहीं है कि कल को अगर मेरे बच्चे मुझसे पूछ लें कि पापा क्या आपको गारंटी है कि जीवन अगर इस तरह से जिया जाए तो ये सबसे बेहतरीन जीवन जीने का तरीका है, ये जवाब आज तक मेरे पास नहीं है। और आप भी इसकी गंभीरता इस तरीके से समझिए कि आज अगर आपके बच्चे ये पूछें कि आपने अपना जीवन जिया है ना 40 साल, 50, 60, 60 साल, तो अब हमें ये बता दो जीवन जीने का सुबह से शाम तक का क्या तरीका होना चाहिए। ये तरीका अगर आप मान जाओ तो हम माने आपका जीवन सक्सेसफुल है। दुर्भाग्य हमारा 99.99% लोग जब तक अपनी मृत्यु शैया तक भी नहीं पहुंच जाते, तब तक उन्हें ये नहीं पता होता कि जीवन जीने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है। और मैंने जैसा कहा, मुझे भी नहीं पता कि क्या है। मुझे लगता है कि ये बेहतर है, लेकिन अभी भी 3-4 सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब मेरे पास नहीं है, जिनका जवाब मेरे पास में नहीं है। कभी कभी ऑटोबायोग्राफीज़ आपके पास में आगे जब चलेंगी तब मैं इसकी गंभीरता के अलग अलग पक्षों को आपको बताऊंगा। और इसकी जब से सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम अगर आपको जानना हो कि जीवन जीना कितना कठिन किसी व्यक्ति के लिए हो सकता है, उसी के लिए हमारे पूर्वजों ने रामायण, महाभारत, इनको जो है रचा या ईश्वर ने रचा और उन्होंने हम तक पहुंचाया।
मैं बहुत बार कहता हूँ, महाभारत को केवल आप देख लेते हैं, महाभारत के एक एक पात्र के जूते के अंदर खुद का पैर रख के खुद को मानकर तो देखिए एक बार कि भीष्म पितामह हूँ और ये जीवन जी रहा हूँ। आपको उनकी कठिनाई, उनकी विडंबनाएं समझ में आएंगी। आपको समझ में आएंगी ये कितना जटिल कार्य होता है और जीवन वक्त आपको किस जगह तक मजबूर कर सकता है। जैसा मैंने बताया, मैंने अपने जीवन के सबसे ज़्यादा सुखमयी जो मोमेंट्स हैं वो भी लव लाइफ के अंदर ही गुजारे हैं और जीवन के दुखों की सबसे बड़ी प्रकाष्ठा भी मैंने लव लाइफ में ही सहन करी है। तो ये जो एपिसोड्स अब आगे चलने वाले हैं ये आपको जीवन में एक्सट्रीमिटी की तरफ आपको बताएंगे कि वक्त की ताकत क्या होती है। ये इन एपिसोड्स में आपको पता चलेगा, जब ईश्वर आपको अपनी ताकत दिखाना चाहता है तो वो आपको मच्छर के समान बना देगा, आप कितने भी बड़े शेर तुरम खान क्यों ना हो। और ये चीज़ रियलाइज़ हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में करनी ज़रूरी है। अगर वो इसे नहीं करेगा तो उसके ऊपर जो सुप्रीम पावर है उसकी ताकत का एहसास कैसे पता चलेगा। मुझे लगता है मैं तीरम खाना इंसान हूँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं बहुत सबल हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। ईश्वर और वक्त 1 मिनट नहीं लगता, 1 मिनट के अंदर बता देता है कि तुम मच्छर भी नहीं हो जिसको मैं चाहूँ तो अभी रगड़ दूँ। ये चीज़ें आपको इस लव लाइफ के अंदर पता चलेगी। इस लव लाइफ के अंदर आपको जो मैं अभी स्टोरीज़ बताऊंगा उससे आपको इमोशंस के बारे में पता चलेगा। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार। आते हैं गुरुजी और बोलते हैं काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार छोड़ दो। हम भी ताली बजा देते हैं। अरे भाई छोड़े कैसे, यही तो सबसे बड़ा प्रश्न है। इनके ऊपर विजय पाना तो विश्वामित्र के लिए भी बहुत मुश्किल रहा, लेकिन हम डिस्कशन नहीं करते। आज बच्चे आ जाएं और बच्चे आने के बाद में बोल दें हमारे बच्चे हों। मेरी बेटी अभी 2 साल की है, कल को 15-16 साल की होगी, बोलेगी एक व्यक्ति है इससे मैं प्रेम करती हूँ, अब बताओ इससे शादी क्यों नहीं होनी चाहिए। अब अगर आप उस समय पे पहली बात तो तर्कशील बात कर नहीं पाओगे, क्योंकि दूसरे व्यक्ति का तर्क को, मन के अंदर जो द्वेग उठ रहे हैं उनके ऊपर ज्ञान और बुद्धि का अंकुश लगाना, यही तो दुनिया का सबसे कठिन काम है। ये तो श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन नहीं कर पा रहा। अर्जुन जैसा, अर्जुन को भी जितेंद्रिय की श्रेणी के अंदर डाल दिया जाए। इतना महान तपस्वी जिसने इंद्र के अंदर, जब उर्वशी अप्सरा ने जब प्रेम संबंध का प्रस्ताव भेजा, जब जो आपके विराट नरेश हैं उनके जो पुत्री है उत्तरा वो अर्जुन को जब दी गई कि भैया भेंट स्वरूप आप इनको लीजिए, तब उनके प्रस्ताव को उसने मना कर दिया। ऐसा व्यक्ति जो है, आप सोचिए, वो भीष्म पितामह के प्रति अपने मन के अंदर उठने वाले मोह को ख़त्म नहीं कर पा रहा है। तो कहना आसान होता है काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, इस पे विजय पालो। ये इन पे ही विजय पाना दुनिया का सबसे कठिन काम है। बड़े बड़े संत, महात्मा, ऋषि इसके अंदर चूके हुए हैं। इसीलिए जीवन के अंदर इनके साथ में किस तरह खेलना है और बच्चों को कैसे इसके अंदर से हमें गाइड करके बाहर निकालना है, ये सबसे बड़ी चुनौती है। ये आसान नहीं है और बिल्कुल भी आसान नहीं है। 50-50, 60-60 साल के व्यक्ति इसके ऊपर काबू नहीं पा रहे। आप 14 साल के, 18 साल, 19 साल के बच्चे से क्या उम्मीद कर रहे हो कि वो इन उद्वेगों को ख़त्म करके अपनी बुद्धि और मन के अंकुश को इतना स्ट्रॉन्ग कर ले। बच्चों से तो गलतियाँ होंगी। यहाँ पर मैं कहता हूँ, यहाँ पर मदद करेंगे या तो संस्कार या ईश्वर का नाम। ईश्वर का नाम जपने से क्या फ़र्क पड़ता है वो भी आपको इन एपिसोड्स में पता चलेगा। कौन सी ऐसी गलतियां थी जो मेरे द्वारा हो गई, जो मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मैं गलती कर रहा हूँ, बाद में जाके महसूस हुआ अरे बहुत गलती थी, नुकसान हो जाता बहुत भारी, ये सब पता चलेगा। तो ये भूमिका थी जिससे मैंने आपको आने वाली एक्सट्रीमिटी के बारे में बताया। डिस्क्लेमर डाल देते हैं, आपकी उम्र अगर 18 साल से नीचे है तो आप इस एपिसोड को ना देखें। ऐसा सरकार का नियम है, पालन आपको करना चाहिए। हालांकि मुझे लगता है कि ये एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन देने का जो सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है वो मैं देने का इन एपिसोड्स के थ्रू प्रयत्न करूँगा। इसको गंभीरता से, सही से समझकर अगर कोई व्यक्ति इसका पालन करने की कोशिश करे तो मुझे लगता है कि जीवन जीने के सही तरीके को वो समझ पाएगा। और आपके जीवन में या आपके बच्चों के जीवन में जब उनका विवाह होगा, जब उनके प्रेम संबंध होंगे, एक आदर्श है, एक दृष्टांत है जो मैं स्थापित करने में कुछ हद तक कामयाब हुआ हूँ। कुछ जगहों पे चूका हूँ, जहाँ पे मैं चूका हूँ वहाँ पर हमारे बच्चे उसे भी हासिल करने में अगर कामयाब हो जाएं तो मुझे लगता है एक बहुत बेहतरीन जीवन जीने में वो कामयाब होंगे। क्योंकि वो कहते नहीं है, ये सच है, नारी अगर आपके साथ में हो और नारी की शक्ति आपके शक्ति के साथ जुड़ जाए तो जीवन में आप अजय हो सकते हैं।
और नारी अगर आपके साथ हो और नारी आपको बर्बाद करने के लिए कार्य कर रही है तो कुछ भी कर लो, आप आबाद होना आपका बहुत मुश्किल है। इतनी शक्ति है नारी में। इस नारी की शक्तियों को, नारी के इमोशंस को, नारी के जो है ममता को, आप इन सारी बातों को, इमोशंस को, उनकी सोच को, इनको समझने में आपको जो है ये एपिसोड सब मदद करने वाले हैं। तो समझते हैं सबसे पहली लव लाइफ और उसके लेसन्स किस तरह से शुरू हुए। गिनते आप जाइएगा, मैंने एक बार गिनी थी तो 13-14 मेरे प्रेम संबंध हुए थे, और अगर दोनों मिला लूँ, केवल मेरी तरफ से रहा दूसरी तरफ से नहीं हुआ, उनको भी मिला लूँ तो 20-21 हैं। दोनों तरफ के प्रेम संबंधों की बात करें तो 13-14 जो है प्रेम संबंध हुए थे। हमारे देश का कल्चर है जिसके अंदर लड़के इस तरह के प्रेम संबंध को हमेशा बोस्ट ऑफ करते आते हैं, तो हम भी करते आए हैं। हालांकि अच्छी चीज़ नहीं है, और अगर अच्छी चीज़ है तो दोनों को करना चाहिए। महिलाओं को भी बोलना चाहिए मेरे तो 13-14 अफेयर्स थे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो चलिए, जैसा भी कल्चर चल रहा था वो है, तो इस तरह की चीज़ें रही है। तो प्रेम संबंध कहाँ से शुरू होते हैं? तो प्रेम संबंध में ये बात थी कि एक तो सबसे बड़ी चीज़ जो बचपन से रहती है, अब ये काफ़ी बच्चों के अंदर होती भी है, और जो है वो रहता है, एक उमंग का पार्ट रहता है कि इन सारी चीज़ों को समझने के अंदर पहले जब 3rd 4th तक 5th तक भी थे, छोटे भी थे, तब पहले इस मानसिकता को समझिए कि कई बार जैसे बच्चे छोटे होते हैं ना, 4-4 5-5 साल के, 6 साल के होते हैं, उन्हें इन सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं होता। और हमारा जब समय था तब तो हम 85-90s की बात करते थे। आजकल बच्चों को तो शायद इससे ज़्यादा पता होगा, उन्हें अलग अलग मीडियम से पता चल जाता है। उस समय पे जब मुझे आज भी याद है कि मैं बहुत छोटा 2nd या 3rd क्लास में होऊंगा, 1st क्लास में भी शायद होऊंगा, मुझे आज भी दिन याद है। देखिए ये चीज़ बताती है कि कई बार हम समझ लेते हैं ना, बच्चा छोटा है, इसकी मेमोरी के अंदर क्या ही इसको याद होगा। तो पहला लेसन हमें आज जो सीखना है वो ये कि बच्चे कितने भी छोटे हैं, उनके सामने अपने व्यवहारों के ऊपर, अपनी कृतियों के ऊपर हमेशा जो है उसको कंट्रोल करके रखें, क्योंकि आपको ये नहीं पता चलेगा कि उन बच्चों के स्मृति पटल के ऊपर कौन सी छवि कब छप गई है। अब मैं आपको ये बात बताता हूँ, जब मैं यूकेजी या फर्स्ट में, मेरे ख्याल 2nd 3rd की भी बात नहीं कर रहा, मैं बहुत छोटा यूकेजी फर्स्ट की बात बता रहा हूँ, क्योंकि सच में उस समय बहुत छोटे थे। तो स्कूल के अंदर मैं एक डेस्क पे बैठा हूँ, मेरे साथ में यूकेजी या फर्स्ट की एक बच्ची बैठी हुई है साथ में। तो दोनों बच्चे कितने छोटे हैं ये समझिए। अब वो जब बच्ची बैठी हुई है तो हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा। भाई बच्चे, छोटे छोटे बच्चों के बीच में आपस में कहाँ होता है, हम भी यही सोचते हैं कि कहाँ होता है। लेकिन मेरी टांग उस बच्ची की टांग के साथ में जब घर्षण खा रही है, तो वो घर्षण हो रहा है और मैं उस घर्षण को कर रहा हूँ विदाउट रियलाइजिंग दिस फैक्ट कि ये क्या है हमें नहीं पता, ये क्यों है ये हमें नहीं पता, ये क्या चीज़ है नहीं पता, बट दिस इज़ हैपनिंग ऑटोमेटिकली हो रहा है। वो बच्ची का भी हो रहा है और हमारा भी हो रहा है। जस्ट 2 टांगे जो हैं वो आपस में जो है केवल ऐसे ऐसे घर्षण खा रही हैं। ये मैं जब बड़ा हुआ तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये बेसिकली था क्या, ये 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट की क्रिया रही होगी, लेकिन ये क्या है और ये क्यों है, ये सोचने के विषय हैं। तो ये केवल मैंने आपको इस चीज़ के लिए बताया है कि कई बार बहुत छोटे बच्चे भी होते हैं, ये प्रकृति का एक नियम होता है कि वो कई बार हमें महसूस होता है या नहीं होता है, बट दीज काइंड ऑफ थिंग्स दे डू हैपन समटाइम्स ऑटोमेटिकली। और मैं केवल आपको इसके दृष्टिकोण से ये बताना चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ होता है जिसके बारे में आज तक मुझे जवाब नहीं मिला। क्या उससे पहले मेरा कोई एक्सपोजर ऐसा रहा था, क्या उस समय पे तो कोई मोबाइल वगैरह भी इस तरह के नहीं होते थे, एक्सपोजर्स भी ऐसे नहीं होते थे, कुछ हम देखते भी नहीं थे कहीं पे, कुछ ऐसा कोई ये नहीं कि किताबें पढ़ ली, कोई पॉर्न देख लिया, ऐसा कुछ कर लिया, बट दिस हैपेंड ऑल ऑफ अ सडन। तो ये क्यों हुआ, ये एक सवाल है जिसका जवाब मेरे पास आज तक नहीं मिला मुझे। बट सम काइंड, बिकॉज कोई लड़का बैठा होता तो नहीं होता ना, लड़की बैठी हुई हुआ, और हुआ वो क्यों हुआ इसका जवाब हमारे पास आज तक नहीं है। सोचने का विषय है, समझने का विषय है, कभी कोई इसके ऊपर और रिसर्च करेगा, मेरे पास इसका जवाब नहीं है, तो शायद इसमें से हमें जवाब ढूंढने में मदद मिले। इस उद्देश्य के साथ में मैंने आपको ये इंसिडेंट जो है वो बताया। ये यूकेजी फर्स्ट का इंसिडेंट था। 4th तक 5th तक 6th तक आते गए तो तब तक कुछ बहुत बड़ा बदलाव महसूस नहीं हुआ। हम लोग भोले थे, अब ट्यूशन पे भी बैठते थे और कहीं जाते थे तो कभी दिमाग में इस तरह की, उस समय के बच्चों के दिमाग में ज़्यादा बातें आती भी नहीं थी, तो कभी आई भी नहीं, ज़्यादा नहीं आई, जो मुझे याद नहीं है अगर कुछ आई भी हो। फिर जो मेरा
जो एक समय आता है, जो बच्चों के जीवन का बता रहा हूँ, वो मुझे याद आता है 6th या 7th स्टैंडर्ड में जब मैं पहुँचा। तो जैसे सभी लड़के होते हैं और वो जीवन के अंदर जब आप प्यूबर्टी को टच करते हो, तो हर एक व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वो सबसे पहली बार मैस्टरबेट करता है। और ऐसा जो था जीवन में मेरे ख्याल से समय आया जब मैं 6th या 7th स्टैंडर्ड में हुआ। अब ऑल ऑफ द थिंग्स दे स्टार्टेड हैपनिंग ऑल ऑफ अ सडन। सीखने की चीज़ें हैं, उस समय पे हमें क्या बात करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, इसको हमें समझना है, क्योंकि कल को बच्चों को गाइड करने में मदद मिलेगी। बच्चियों को तो माएँ मेरे ख्याल से गाइड कर लेती होंगी, मैं नहीं जानता कैसे गाइड हुए। हमारे घर में तो कोई बच्ची थी नहीं, हम तो 2 भाई थे। और लेकिन मैं अपने जीवन की परिस्थिति उस समय पे बताता हूँ। तो जीवन में ये हुआ कि जब 7th में हुए तब आपने सबसे पहली बार जो था वो आपने मैस्टरबेट किया। तो जब हमने मैस्टरबेट किया तो बड़ी परप्लेक्स सिचुएशन, व्हाई डिड दिस हैपन, ये क्या है। जब सीमेन निकल रहा है तो पहली बार में तो वैसे ही बहुत विस्कस निकलता है, गाढ़ा निकलता है, तो ये क्यों निकला, क्या चीज़ है ये, पहले तो व्यक्ति डर जाता है कि भैया ये क्या होता है, वी हैव नॉट सीन एनी काइंड ऑफ थिंग, ये ब्लड है या क्या है। उस समय का माहौल भी ऐसा होता था कि हम डिस्कस करते हुए भी डरते थे। किससे डिस्कस करें, माता से, पिता से, गुरुजनों से, किसी से ये बात नहीं हो सकती थी। मन में एक वहम था कि ये जो है ये ठीक नहीं है, इसके बारे में बात किससे करें पता नहीं है। घर में बड़े हम थे, हमसे तो छोटा भाई था, तो बड़े भाई से क्या बात करोगे, कुछ समझ में नहीं आया। फॉर्चुनेटली जिस दिन, मुझे आज भी याद है 7th में जब मैं था और मैं रूम में था जब ये हुआ, उसके 3-4 दिन के बाद में आई वॉज जस्ट सिटिंग इन माई चेयर इन माई लेबोरेटरी, जो फिज़िक्स की हमारी लेबोरेटरी थी। फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि मुझे आज भी याद है, मैं फ़िज़िक्स लैब में था, 7th में ही था, और हमारे 2 मित्र थे। और 2 मित्र में एक जो उसमें लड़का था, उसका नाम बता देते, मिर्ज़ा नूर रहमान था नाम जो है। अभी उनसे संपर्क हुए तो बहुत साल हो गए, नहीं हो पाया। बट होता है ना, कुछ बच्चे सेक्सुअली थोड़े ज़्यादा एक्टिव होते हैं, कुछ बच्चे इतने ज़्यादा नहीं एक्टिव होते। तो ही वॉज अ पर्सन, आई वॉज प्रिटी एक्टिव। लेकिन बात ये थी कि एक्टिव होने के बाद में हमें संकोच रहता था। एक होता है ना, शुरू से जिस तरह का परिवार रहे, आप किसी से बात बूत ज़्यादा नहीं कर पाते हो। 5th 6th तक अगर देखा जाए तो मैं बहुत इंट्रोवर्ट रहा हूँ। 5th क्लास तक खासकर मैं बहुत इंट्रोवर्ट रहा हूँ। जो एक्सट्रोवर्ट नेचर है वो तो 6th के बाद आनी शुरू हुई है। ये मैं धीरे धीरे अलग अलग एपिसोड्स में जब आप बल्कि आज ही मैं कोशिश करूँगा बताने की कि 6th 7th क्लास में जब मैं हुआ, क्या ऐसा बदलाव व्यक्तित्व में आने लगा कि पूरा का पूरा एक जो मेरा व्यक्तित्व था वही बदलना शुरू हो गया। 2 बदलाव मेरे जीवन में आए सबसे ज़्यादा खतरनाक। एक जब मैं 6th 7th में था तब आने शुरू हुए, एक जब मैं 12th करने के बाद ग्रेजुएशन में गया तब आने शुरू हुए, और उन्होंने मेरे जीवन के अंदर बिल्कुल अलग धमाका कर दिया। तो 7th स्टैंडर्ड में मैं फ़िज़िक्स लैब में बैठा था और हम लोग काम कर रहे थे। इतने में मेरे साथ में 2 मित्र थे, एक अभिनव, एक मिर्ज़ा नूर रहमान। वो दोनों थे। अभिनव बेचारा बहुत शरीफ व्यक्ति, अच्छा आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। मिर्ज़ा नूर रहमान थोड़ा चंचल था। तो उन्होंने आपस में 2 बातें कर रहे थे। बात करने के बाद में वो बाई चांस मेरे पास में मेरे को बोले, कहते वरुण। मैंने कहा क्या हुआ? कहते तूने कुछ महसूस किया, कुछ हुआ? मैंने कहा क्या हुआ भाई? अब मुझे 3-4 दिन पहले ही मैंने मैस्टरबेट किया था। बाई चांस फॉर्चुनेटली उन्होंने भी किया होगा 1 हफ्ते पहले। तो करने के बाद में उन्होंने सबसे पहली बार मुझसे ये बात छेड़ी। तो उन्होंने कहा कि तूने कभी कुछ ऐसा, अब वो बात मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली हाउ डिड वी एक्चुअली स्टार्टेड, पर जो मुझे याद है वो ये, हाँ वो विस्कस सा लिक्विड सा निकला। मैंने कहा हाँ भाई वो निकला यार। वो कह रहा बहुत मज़ा आता है यार, बहुत मज़ा आता है, बढ़िया। तो वो बात जब हमारी हुई तो उसके बाद मुझे सिर्फ ये रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ नॉट समथिंग दैट हैपन टू मी ओनली, क्योंकि बच्चों को पता नहीं है। तो पहली बार जब हुआ तब तो जब वो निकला सीमेन और स्पर्म, तब तो मैं ये सोच रहा था कि मैं कॉटन लेने के लिए भागा कि अरे भाई ये क्या निकल गया, ये शरीर से कुछ बिकॉज ब्लड निकलता है या कुछ निकलता है, कहीं कोई नुकसान या कोई बीमारी तो नहीं हो गई। जब उन्होंने ये बात छेड़ी तो मुझे लगा ये एक कुछ ऐसी चीज़ है प्रकृति की संरचना में जो ऑब्वियस है और ये होने में कोई दिक्कत नहीं है। इट इज़ क्वाइट नेचुरल थिंग। तो ये उनके बात करने के बाद, भाई 3 लोगों को हो रही होगी तो आपको लगेगा कि चलो यार ठीक है, कोई अलग बीमारी तो नहीं है, नहीं तो यही प्रश्न दिमाग में घूमता रहे। तो आप ये सोचिए उस समय पे एनवायरनमेंट, और ये तो मैं 90s 95 की बात बता रहा हूँ आपको, 95 के 6 की। आजकल के बच्चे तो ज़्यादा मॉडर्न हो गए, उन्हें शायद सब पता होगा। उससे पहले बच्चों की तो क्या हालत होती होगी सोचने की बात है। खैर कोई बात नहीं, शरीफ ही ज़्यादा थे हम उस समय पे। तो ये जब 7th में हुआ, जब मुझे पता चला कि नॉर्मल है, फिर तो भैया हमारा रोज़ का काम था। जब हमें पता भाई नॉर्मल है और आनंद आ ही रहा है तो भैया करो, खुल कर करो, क्या प्रॉब्लम है। तो फिर तो हम जो है उसके ऊपर पूरी रिसर्च जो है वो हमारी चालू हो गई। तो वो सब उसके बाद शुरू हो गया, वही डेली मैस्टरबेशन करना और ये सब करना। तो कोई दिक्कत नहीं, वो जीवन आगे बढ़ गया। सबसे पहला मेरा जो
लव का लेसन मिला मुझे, वो सबसे पहला लेसन जो एक्चुअल लेसन मिला वो मुझे मिला करिश्मा से। अब एक बच्ची थी, वो 7th में थी और जब मैं 7th में था, तो बेसिकली अब यहाँ पे समझिए कि किस तरह का बदलाव जो है जीवन में व्यक्तित्व का आ रहा है। आप अपने जीवन में जब एक नई चीज़ को देखते हैं तो किन किन अंशों से आपका व्यक्तित्व जो है वो अलग होता जा रहा है और अब आपको किस तरीके से डिफरेंस आ रहा है। ये गर्लफ्रेंड्स के नाम मैं 2-3 ही आपको बचपन के बता पाऊँगा, उसके बाद बताने गलत हो जाएंगे, फिर मैं आपको ऑल्टरनेटिव नाम बता दूँगा, तो उससे आप जो है अपने जीवन में काम चला लीजिएगा। सीखने के लिए ही चाहिए मेजर तो अब समझिए जब मैं 6th-7th में था बेसिकली क्या क्या बदलाव आ रहे हैं जीवन में, उसके साथ में अब आप रिलेट कर पाएंगे कि व्यक्ति कैसा था और एकदम कैसा बन गया। जैसा मैंने पहले की चीज़ों में बताया हुआ है, पहले की बहुत सारी ऑटोबायोग्राफीज़ में जो एपिसोड्स रहे उसमें बताया हुआ है, माता पिता के संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहते थे। हमने शुरू से मारपीट, लड़ाई झगड़े ये सब देखे थे। ऐसे घरों के अंदर जो होते हैं बच्चे जो होते हैं वो यूजुअली, और दूसरी बात समाज भी उस समय पे बहुत ज़्यादा खुला हुआ नहीं था, हमसे बच्चों से ज़्यादा बातें करी नहीं जाती थी। आए, पढ़ाई करे, घर गए, सो गए, तो ऐसे बच्चे जीवन के बारे में क्या जानेंगे और क्या सीखेंगे, कुछ नहीं होगा। तो 5th तक जो था ये पूरा जीवन चलता रहा। 5th तक मेरे स्कूल के अंदर जाने में मेरा केवल एक ही टारगेट रहता था कि आपको 95% मार्क्स लाने थे। हम अगर 90 लेकर आते थे तो हमारे लिए बहुत बुरी बात होती थी, बिकॉज हमसे ये पूछा जाता था टीचर के द्वारा कि ये 10 नंबर कट कहाँ गए। अगर आपके 94-95 है तो काम बच गए, आपको मार नहीं पड़ेगी, शाबाशी तो भूल जाइए, शाबाशी तो 100 पे ही मिलेगी, 95 पे आपको मार नहीं पड़ेगी। 90 के ऊपर तो आपकी धुनाई इस बात की होगी कि 10 नंबर कहाँ कट गए। और 84 मुझे, मैंने जैसे पहले भी एपिसोड्स में बताया है, एक बार 84 आ गए थे तो मैं घबरा रहा था कि मैं ट्यूशन पे क्या कहूँगा। मुझे आज भी याद है, डंडे पड़े थे उस दिन। 84 नंबर, 16 नंबर तुमने कहाँ कटवा दिए। तो ये जीवन की सच्चाई थी जिसके ऊपर हमारा बचपन गुजरा था। तो इस तरह के बच्चे जब सुबह से शाम तक होंगे वो क्या ही जीवन को जिएंगे। बात ये रहती थी, माता पिता की खुद की लड़ाई होती थी। अच्छा, पहले ज़माने में, ये केवल मेरे घर में नहीं, बहुत सारे घरों में उस समय पे एक आम बात होती थी। आजकल तो आपको फेमिनिज्म और ये विमेन इंडिपेंडेंस दिख रहा है, महिलाओं को तो आपको मैक्सिमम घरों के अंदर मुझे लगता है कि उस समय पे बहुत कम ऐसे पुरुष थे जो महिलाओं की सच में इज्जत समझ सकते हैं। ये पैट्रियार्की जो है हमारे देश के अंदर अच्छे अच्छे घरों के अंदर रही थी। तो ये लड़ाई होती थी, उससे जो होता था एक दिमाग के ऊपर रहता था कि भैया ये क्या है। अच्छा जीवन, माता पिता हमसे प्यार करते थे, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन छोटी सी भी गलती करो तो 2 हाथ तो माँ के पड़ जाते थे। अब ये आजकल तो आप कॉमेडी शोज़ में देख लेते हैं, लेकिन एक्चुअली ये फैक्ट होता था। जिन बच्चों को नहीं पता, या जो अब कोई बच्चे जो 17-18 साल के बाई चांस ये देख रहे होंगे, तो एक बच्ची है, वो उसने, एक लड़की है, उसने कॉमेडी शो के अंदर ये बोला था, कहते बचपन पूरा थप्पड़ खाते खाते गुजर गया। और ये एक्चुअली सच्चाई है, इसको हंसी में हम ले लें तो एक अलग बात है। तो हमारे साथ होता क्या था कि हम अगर गए, हमने कहा मम्मी आइसक्रीम खानी है, तो एक थप्पड़ इस बात पे कि तूने आइसक्रीम मांगी क्यों। अगर बाय चांस हमने फिर ज़्यादा रोए कि नहीं हमें तो आइसक्रीम खानी है, जिद करी, तो 2 थप्पड़ और इस बात पे कि तू जिद कर क्यों रहा है। फिर उसके बाद में अगर हम चुप होके बैठ जाते हैं और लेटर से वो आइसक्रीम दिला देते हैं और हम ये कह देते हैं सफ़ेद रंग वाली नहीं, हमें पिंक चाहिए थी, 2 थप्पड़ और पड़ते थे। मतलब हम बच्चों के जीवन के अंदर सुबह से शाम तक थप्पड़, डंडे, और माँ के हाथ में जो चीज़ आ जाती थी वही पड़ जाती थी। आप किस चीज़ की कल्पना कर सकते हो, रोटी बना रही है तो हाथ में बेलन होगा तो बेलन पड़ेगा। आप अगर वो कपड़े धो रही है तो हाथ में थापी होगी तो वो थापी पड़ेगी। आप वो क्योंकि घर का सारा दिन काम कर रही है, कुछ ना कुछ तो हाथ में होगा ही। सफाई कर रही है तो हाथ में झाड़ू होगी, झाड़ू को उल्टा किया जाएगा और दे दनादन पाइप पड़ेगा। तो ये हमारा बचपन था, और ये बचपन के साथ में सब बच्चों ने समझौता कर रखा था। एक दिन हमारी माताजी जो हैं वो बाहर जा रही थी, वो बाहर कोई था भिखारी, उसको सामान देने के लिए जा रही थी, मुरमुरे वगैरह कुछ दिवाली के बाद प्रसाद में। माताजी का पैर फिसल गया, माताजी गिर गई। मैं और मेरा छोटा भाई बैठे हुए थे, हम 5वीं छठी में थे। हमारी हंसी निकल गई, वाह मम्मी क्या गिरी हो। मेरी मम्मी उठी, उन्हें मुरमुरे पहले बाद में नहीं दिए, वहीं पास में डंडा था, पहले दोनों के दबा दबा के इस बात के मारे कमबख्तो मैं गिर गई और तुम हंस रहे हो। जब हम अच्छे से पूरा करके रोने लग गए, उसके बाद में जाके माताजी ने मुरमुरे दिए। ये हमारे घर की एक आम बात थी, और हमारे नहीं मैक्सिमम घरों के अंदर ये आम बात थी। ये बच्चे हैं, इनके ऊपर हमें हाथ साफ करने। तो ये प्रक्रिया 5वीं तक पूरी रही। अब 6ठी 7वीं में जब आपने प्यूबर्टी को टच करने लगे, तब बहुत सारे चेंजेस आपके अंदर एक साथ आए। पहला चेंज तो ये आया बगावत का, वो जो आपने दंगल मूवी देखी है ना। बच्चों के अंदर कभी जीवन के अंदर ये महसूस होता है बहुत हो गया शोषण यार, कि हमें समझते क्या है, ये आते हैं हमें डंडे बजाते हैं चले जाते हैं, हमारे जीवन का कोई औचित्य नहीं है क्या। तो कई कई घरों में बच्चे कामयाब हो जाते हैं, कई कई में नहीं होते। मैं कामयाब हो गया, मेरा भाई नहीं हुआ। अब उसकी स्टोरी समझो 7th में क्या हुआ था। तो एक दिन क्या हुआ, कोई बात हुई होगी,
मेरी माँ ने उठाया डंडा। अब 6-7 में आपको शारीरिक बल जो है वो थोड़ा थोड़ा प्राप्त होने लग जाता है। तो 6-7 में मेरी माँ ने एक दिन डंडा मारा। मैंने कहा यार ये तो सहन हो पा रहा है, ये हम बचपन से इतना चिल्लाते क्यों हैं, इतना भी नहीं जोर के लग रहा। तो माँ ने मारा, हमने ऐसे ऐसे किया। हमने कहा ठीक है। अब भैया एक अंदर की बगावत भी जाग रही है, अंदर के हार्मोन्स भी जाग रहे हैं, अंदर की मर्दानगी भी जाग रही है। वो डंडा एक तो कम लग रहा है, ऊपर से अंदर का गुस्सा बहुत आ रहा है। तो माँ ने एक उठा के डंडा और मारा, एक डंडा और मारा। अरे हाँ, एपिसोड याद आ गया, सबसे पहली बार बगावत कब करी थी वो समझ में आई मेरे को। तो मेरी माँ ने एक दिन मुझे, मैं जब 7th स्टैंडर्ड में था, ये सब चेंजेस हो रहे थे, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं द मैस्टरबेशन का पहला एपिसोड हुआ, उसी के दौरान की बात है। माता जी ने एक दिन कहा कि बेटा ऊपर जाके कपड़े सुखाया। तो हम लोग तो परमानेंट नौकर होते थे घर के, हम लोग इतने बड़े नौकर होते थे अपने घर के कि अगर हम पढ़ाई करके उठे हैं तो मेरी माँ मेरे हाथ में पोछा पकड़ा देती थी, ये कहकर पढ़ाई करके उठे हो, बोर हो गए होंगे। हम कहते थे हाँ जाओ जाके पोछा लगा लो, मौसम जो है तुम्हारा मूड चेंज हो जाएगा, फिर आके दोबारा पढ़ाई कर लेना। तो हमारे लिए पोछा लगाना मेरी माँ के अनुसार एक खेल था, जिस खेल को करके आओ, मेरा काम हो जाएगा, तुम्हारा खेल हो जाएगा, और आके कम वक्त तो दोबारा पढ़ो, और अगर नहीं पढ़ोगे तो डंडा पड़ेगा। तो इसलिए हम पढ़ाई करके उठते हुए भी डरते थे कि उठेंगे तो साला पोछे लगाने पड़ेंगे भाई, ये काम ज़्यादा बुरा है कि वो ज़्यादा बुरा है, ये सोचकर हम उस काम को चुनते थे। ये नहीं सोचते थे कि काम अच्छा कौन सा करने का, हमें ये ढूंढना पड़ता था ज़्यादा कम तकलीफ़ किस में होगी, इसमें या उसमें। तो ऐसा करके घर की डस्टिंग करने के काम थे, पोछे लगाने के काम थे। कभी माँ बेचारी थक गई तो बर्तन भी हमें ही धोने हैं साथ में। तो हमें बड़ा अजीब लगता था, ये जीवन कैसा जीवन है यार, ये हमें क्या समझते हैं। तो बच्चों की एक्चुअली जीवन ऐसा था उस समय पे। और ये तो मुझे पता है कि हमारे घर में माता पिता की लड़ाई मारपीट हो सकता है हमारे घर में होती हो, कम घरों में होती हो, उस समय दूसरे घरों में नहीं होती हो। बच्चों का जीवन तो ऐसा ही मैक्सिमम घरों में था, ये हमें पता है। उस समय पे काम वाली लोग रखते नहीं थे, इतने पैसे इतने नहीं होते थे। आजकल तो मेड्स वेड्स सब है, ये बात है। माता पिता बेचारे खुद ही उस चक्की में पिसते रहते थे। तो मेरी माता जी ने 7th स्टैंडर्ड में जब था तो मुझे कहा कि भैया ये बाल्टी लो, ऊपर जाके कपड़े सुखा के आओ। मैं बाल्टी लेकर ऊपर चला गया। अब कपड़े कुपड़े जो है मैं सुखा लिए, और सुखाने के बाद में छत पे बिछाया गद्दा, और मौसम सुहावना हो रहा था, आराम से बैठा हुआ था। अब मेरी माँ को ये लगा कि इस कमबख्त को अगर ऊपर भेजा है, मैंने भेजे हुए 20 मिनट हो गए, कपड़े सुखा के अभी तक आया क्यों नहीं। मेरी माँ नीचे से डंडा लेकर आई, क्योंकि हाथ साफ़ करने का मौसम, सुबह सुबह कोई और मौका मिला नहीं था। व्यक्ति अपना परेशान है, उसको भी अपने हाथ साफ़ करने हैं। वो ऊपर आई डंडा लेके, कहती हराम खोर, तेरे को ऊपर कपड़े बिछाने के लिए मैंने भेजा था, तू ऊपर जाके गद्दे पे सो रहा है। गद्दे पे बच्चे के सोने का सुख तो कोई माँ बर्दाश्त ही नहीं कर सकती थी कि मेरा बच्चा सुख से सो कैसे पा रहा है। ये जितना भी यशोदा मैया वाला मामला देखते हो, ये उस समय पे बचपन में बच्चों के साथ ज़रूर हो जाता है। तो बचपन में होने के बाद में बड़े होके बच्चों का सुख माता पिता को सुहाता नहीं है। तो ये सब रहता था। तो मेरी माँ ऊपर डंडा लेकर आई, तो डंडा लेकर आके मेरी माँ ने, वो सुख कैसे सहन होगा, तो मेरी माँ ने उठाया डंडा और दबाकर मारा। अब मारा तो उस समय पे महसूस हुआ इतनी तेज़ भी नहीं लगता, बचपन से रो क्यों रहे हैं हम। फिर मेरी माँ ने एक और मारा। अब अंदर एक तो गुस्सा, वो बगावत वाले हार्मोन्स जो हैं वो जाग उठे हैं। अब वो उस दिन छत पर हम तो खड़े हो गए। हमने कहा मारो, आज जितना मार सकते हो तुम मारो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। माँ ने 3-4 डंडे बजाए। अब मैं वहाँ से छत से भागना शुरू हुआ। अब मेरी माँ डंडा लेके पीछे घूम रही है। अब आपके पास एनर्जी लेवल भी बढ़िया है, अब आप कह रहे हो आओ आओ पकड़ो मारो डंडा। अब मेरी माँ को ये नहीं समझ में आ रहा मैं गुस्सा करूँ, मैं हंसी करूँ, क्या करूँ। मेरी माँ को समझ में नहीं आ रहा इसके अंदर क्या ये नए जीन्स आ गए, ये रातों रात कैसे बदल गया। वो मारने की कोशिश करी है, वो डंडा मुझे पड़ नहीं पा रहा, डंडा पड़ रहा है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और उसके बाद में 5-6 डंडे होने के बाद में जब इस तरह हो गया, मैंने उठाया डंडा तोड़ दिया। मैंने कहा लो क्या करोगे इस डंडे का। अब मेरी माँ को समझ में नहीं आ रहा यार ये क्या हो गया, ये कल से ज़्यादा मेंढक आदमी जो है ये एकदम काज़ा गुर्राने लग गया। तो ये बदलाव हो गया। अब जब ये बदलाव हो गया और आपकी हो गई लड़ाई में जीत, मेरी माँ कुछ और नहीं करी और डंडा टूट गया, कहते चल नीचे, चल गए। अब अंदर से हम बड़े खुश, हमने करी बगावत, हम गए जीत। मैंने कहा आज के बाद तो मार खाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो भी ये मारे या तो उसको उठाकर पीछे प्लॉट पे फेंक के आओ, सामने पीछे ही प्लॉट था, या फिर उसको तोड़ दो, मार पड़नी बंद। मैंने कहा बढ़िया है यार, ये तो जीवन में राजा हो गए। एक तरफ तो मैस्टरबेशन का सुख मिल रहा है, एक तरफ अब आप घर के अंदर कोई मारने वाला नहीं है। पिताजी तो पहले भी हाथ नहीं उठाते थे हम पे ज़्यादा, माता जी सारा दिन माता जी के ही हाथ पड़ते थे, और उसका हमें इलाज पता चल गया। अब माँ ने कभी शाम को हुआ, माँ ने मारा बेलन मारा, तो मैंने कहा चलो अब तुमने मार लिया कोई बात नहीं, अगले दिन सुबह बेलन प्लॉट में। अब प्लॉट में होगा तो माँ के थप्पड़ मारूँ। अब हो गए बच्चे बड़े, अब 7th क्लास में हो गए, थप्पड़ भी बेचारी कितना मारेगी, हाथ में दर्द हो जाएगा। थप्पड़ मारती थी तो 1-2 थप्पड़ के बाद डंडा ढूंढते फिरती थी, और डंडा ढूंढती फिरती थी। अब सिक्का हमारा चलने लग गया, क्योंकि जो चीज़ उठाएगी और मारेगी वो उस वक्त तो मार लेगी। अब उसके दिमाग में ये है, ये कमबख्त साला ये इसे कल को फेंक आएगा, अब खर्चा पैसा मेरा लगेगा। तो माँ बेचारी फंस गई।
अब माँ ये सोचे कि यार इसकी पिटाई कैसे करी जाए, और घर में हो रही है हमारी जीत। अब सबसे बड़ी बात, छोटा भाई 2 साल छोटा, उसका जीवन मेरे से भी ज़्यादा नरक था। उसका नरक इसलिए था, वो बेचारा अगर मेरे को दिन में 6 थप्पड़ पड़ते थे, उसको कम से कम 12 पड़ते थे। उसने कहा यार ये भाई का सिस्टम तो बहुत बढ़िया है, इसमें अगर थोड़ा सा अगर करेज दिखा दो, थोड़ी बहादुरी दिखा दो, तो जीवन हमारा अच्छा भी हो सकता है। तो मेरी माँ ने क्या करा कि जब उसकी पिटाई होती थी तो वो भी एक दिन गुर्रा गया, कहता हाँ मारो। अब मेरी माँ ने कहा कि बड़े वाला तो बगावत पे चला गया, छोटे वाला है। मेरी माँ ने उठाकर और ज़्यादा मजबूत डंडा लिया और देख खींच के मारा उसके, और मारा तो उसके इतने जोर के नील पड़ गया, वो बेचारा 4 दिन तक रोता रहा। तो इसीलिए मैंने कहा कहीं कहीं बात आपकी बहादुरी जो है वो काम कर जाती है, कहीं कहीं तो मेरे केस में तो काम कर गई, छोटे के केस में काम नहीं कर रही। अब छोटा बेचारा, उसके जीवन की अलग है, वो कभी अपनी ऑटोबायोग्राफी बनाएगा तो वो अलग बनाएगा। हमारे जीवन में बहादुरी करने का हमें ईश्वर ने अवार्ड दिया, उसके जीवन में उसने जब जब बहादुरी करी तब ऊपर वाले ने उसका पप्पू काटा, इसलिए वो बेचारा जीवन में बहादुरी करने से डर गया। आज भी वो जब भी कुछ अलग करने की कोशिश करता है उसमें पोपट कट जाता है। तो वो हमेशा बेचारा मुझे दिखाने की कोशिश करता है, देख मैं डिसीजन ले सकता हूँ, मैं ये ढंग से डिसीजन लूँगा। वो डिसीजन लेने की कोशिश करता है, उसका पोपट कट जाता है। वो पोपट कट जाता है या तो वो बता नहीं पाता मुझे। वो अभी तक वो अपने जीवन में 35-40 साल का हो गया बेचारा, वो 40 साल के अंदर उसके जीवन का एक ही उद्देश्य है कि मैं बड़े डिसीजन, बड़े फैसले, बढ़िया फैसले लेकर एक बार भाई को ये बताऊँ कि मुझे तेरी सलाह की ज़रूरत नहीं है। अब ये भगवान ने सिस्टम बनाया, वो जब भी बैठता है तो उसको बेचारे को मेरी सलाह लेनी पड़ती है, या मैं देता हूँ, कहता है नहीं मैं अपने आप कर लूँगा, वो अपने आप करता है, उसमें कुछ ना कुछ कांड हो जाता है। घूम फिर के उसको बेचारे को थोड़ी बहुत सलाह लेने के लिए आना ही पड़ता है। तो ये हर एक जीवन की अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है जिसको मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो 7th क्लास में क्या हुआ, वो सुख और जीतने का सुख। एक दिन मेरे छोटे भाई को जो है वो इस तरह गलती हो रही थी। अब मैंने बताया कुछ भी हो माँ के हाथ में तो वो पड़ेगा। तो मेरी माँ जो थी वो बाथरूम में पाइप से वो दीवारें और वो धो रही थी, बाथरूम धो रही थी, और मेरा भाई पीछे जाके कुछ बकवास कर रहा होगा। तो मेरी माँ ने वही पाइप उठाया और वही पाइप देकर मारा और खींच के मारा उसके। अब उसको भैया की बगावत समझ में आ गई, बड़े भाई बगावत करता है मैं भी करूँगा, कब मारती हो ऐसा कहकर वो अपना जो है वहाँ पे कोई सामान रखा था वो उठा के उसने फेंक के तोड़ दिया। तो मेरी माँ का पारा, और अब मेरी माँ का पारा इस बात पे भी कि बड़ा तो कंट्रोल हो नहीं रहा, छोटे के ऊपर। अब क्या होता है घर में जितनों का गुस्सा, एक तो पति का गुस्सा, ऊपर से बड़े बेटे का गुस्सा, ये भी बगावत पे चला गया, बचा कौन, बकरी छोटी। तो जितना दोनों का गुस्सा वो किस पे टूटेगा, उसके ऊपर। मेरी माँ ने वहाँ से उठा ली मोटे वाली, थापी मोटी होती है वो टूटती नहीं है, ना तो टूट सकती ना कुछ हो सकती है, वो लेकर मेरी माँ भागी बच्चे के पीछे। अब वो आया, भाई बचा ले। मैंने कहा ऊपर भाग जा, छत पे भाग जा। वो छत पे भाग गया, और छत पे भाग के ऊपर एक कमरा था, वहाँ जाके उसने चिटकनी लगाने के बाद में कह रहा भाई बचा ले, मेरे को कुछ भी कर ले भाई, बचा ले, इनसे बचा ले मुझे। और मेरी माँ कह रही ये कहाँ से बचाएगा, तू आज नीचे आ, तुझे खाऊंगी मैं। पहले की माँओं की जो है भाषा भी बहुत ज़बरदस्त होती थी। तो तू नीचे उतर, आज तो तुझे खाऊंगी, तुझे देखती हूँ कौन बचाएगा। वो छोटा बेचारा ऊपर वहाँ पे चिटकनी लगा के कमरे के अंदर है, वो कह रहा भाई मैं नीचे कैसे उतरूँ। मैंने कहा तू वहीं बैठा रहे, कोई बात नहीं, 1-2 घंटे के बाद हो जाएगा। मेरी माँ मुझे घूर रही है, मेरी माँ इसलिए घूर रही है कि अगर इसको थापी बजाऊंगी ये कमबख्त थापी फेंक के आएगा, तो वो थापी मारनी पड़ रही है। और क्या ये उसको भी सिखाता है, तेरे को बताती हूँ मैं सिखाना क्या है, वो तो ऊपर है, तुम्हें क्या दिक्कत है, करो अपना। तब तक ये समझदारी जो बेसिकली चीज़ों को, बड़ी सिचुएशन को आराम से कैसे हैंडल करना है, ये धीरे धीरे जो है व्यक्ति के अंदर जो है समझ में आने लगी। वो 2 घंटे तक, 2.5 घंटे तक ऊपर बैठा रहा, तब तक मेरी माँ का गुस्सा शांत हो गया। फिर उसको वो धीरे धीरे करके नीचे आया, चुप आके मेरे बाजू में आके सो गया, तो चीज़ें शांत हो गई। तो उसको पता चल गया कि भाई जो है वो बचा सकता है, लेकिन उसको समझाया गया बेटा ज़्यादा मत कर, भाई के चक्कर में किसी दिन लंबा लपेटा जाएगा। तो इसीलिए वो मेरी प्रोटेक्शन के अंदर लड़ी। तो 7th क्लास के अंदर ये सारी चीज़ों के बदलाव आने लगे। तीसरी चीज़ ये आने लगी, 5th तक आपकी खेल कूद का ही समय नहीं मिलता था, पढ़ाई लिखाई बहुत करते थे। 6th-7th में जब हुआ तब मुझे ये महसूस हुआ, अब ये बगावत जो है केवल हमारे यहाँ नहीं थी। जिस हिटलर टीचर के यहाँ, जिनको मैं हिटलर कहता था, गुरुजी हम नहीं सब कहते थे, 5वीं तक वो पढ़ा सकती थी, 6ठी-7वीं से वो आगे पढ़ा नहीं पा रही थी, उनको सिलेबस नहीं समझ में आ रहा था, तो वो ट्यूशन छूट गई। तो ये सारे बदलाव जो हैं, अब आप सोचिए कि हिटलर की ट्यूशन छूट गई है, उसके बाद में आपके जो माताओं के द्वारा जो किया गया काम है उसके अंदर आप बगावत के ऊपर आ गए, आपके अंदर वहाँ से करेज आ गया। तीसरी चीज़ जो आपने ये बताई कि ये जो अलग मैस्टरबेशन वाला मामला, इससे हो गया, तो ये काफ़ी बदलाव आ गए। सुबह सुबह हमने स्टेडियम जाना शुरू कर दिया, पास में पानीपत में स्टेडियम होता था, वहाँ पे हम जॉगिंग करते थे, बास्केटबॉल खेलते थे।
अब एक तरह से वो इंडिपेंडेंट के माता पिता के कहे के अनुसार हमें नहीं चलना है, हमें अपने जीवन के अंदर कुछ अलग करना है। दूसरी बात, जब माता पिता खुद आपस में लड़ाई वगैरह में बहुत व्यस्त हों, आपको जीवन का दर्शन बहुत ज़्यादा अच्छा ना दे पाते हो, तब भी आपको ऐसा लगता है कि ये तो दर्शन दे नहीं पाएंगे, चलिए मैं ही अपने आप अपनी ज़िंदगी को बनाने की कोशिश करूँ। तो 6th-7th के अंदर वो जो इंट्रोवर्ट गोलू मोलू सा मोटा सा बच्चा बैठा हुआ है, जो केवल अपने जीवन के अंदर जो है पढ़ाई लिखाई के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा, 6th-7th में उसके व्यक्तित्व के अंदर ये बदलाव आना शुरू हो गया। जब ये बदलाव आना शुरू हुआ तब मुझे महसूस हुआ कि ऑब्जर्वेशन स्किल्स हमारे बहुत अच्छे थे। उस समय पर टीवी के अंदर एपिसोड्स आते थे। कौन से आते थे? एक आता था बूगी वूगी, एक आता था आपका शेखर सुमन वाला, है ना, वो कॉफ़ी विद शेखर था या शेखर सुमन इस तरह से था, वो एपिसोड उस समय पे आता था। उस समय पे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ये पिक्चर आती थी। तो यहाँ पर 7th क्लास में मुझे महसूस होने लगा कि जब मैं इनको देख रहा था मूवीज़ को या एपिसोड्स को, उनसे इतना प्रभावित हो गया कि शेखर सुमन जिस तरह से मिमिक्री करते थे उस तरह से हमने मिमिक्री करनी शुरू कर दी। हमने करने की कोशिश करी और बड़े आराम से होने लग गई। हमने जब इस तरह से वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी आई, उस मूवी के अंदर जब आए तो वहाँ से फिर हमने चीज़ों को समझना शुरू करा, वो मिमिक्री करने की कोशिश करी, वो होने लग गई। अब आपके व्यक्तित्व के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट जो है वो आने लग गया। अब आप जब कुछ सीख रहे हो, नई चीज़ें सीख रहे हो, डांसिंग स्किल्स आपके बढ़ने लगे। डांस बचपन में भी करते थे लेकिन 5th तक आप उसको बड़े इंट्रोवर्ट तरीके से करते थे। 6th-7th में उसमें स्किल जो है वो बढ़ने लग गया। 7th में होते होते ये सारी चीज़ों का समावेश ये हो गया कि नाउ यू आर ऑलमोस्ट अ स्टार। सुरेंद्र शर्मा एक कवि हैं, उनकी उस समय पे कैसेट आती थी, वो कैसेट इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, उस पॉपुलर कैसेट की सारी चीज़ों को समझकर उन्हीं की आवाज़ के अंदर उनकी मिमिक्री करना जो है वो मैं सीख गया था। और जब ये हमने एक स्कूल के अंदर करने के सारे प्रयास किए तो नाउ यू आर अ स्टार, आप अपने स्कूल में स्टार बन चुके हो। तो जो मैंने आपको ग्रेजुएशन के टाइम पे बताया कि एक स्टारडम मैंने हासिल किया, वो सबसे पहला 7th स्टैंडर्ड में आने लग गया था। और वहाँ से प्रभाव, जब भी आप स्कूल में कभी इस तरह की चीज़ करोगे, वो जो राजू श्रीवास्तव ने कहा है, तो आप अपोजिट जो भी जेंडर रहेगा उसके बीच में तो आप पॉपुलर हो ही जाओगे। और यहाँ से एक तरह से शुरुआत हो गई एक नई जर्नी की, जिसके कारण आप ये समझ सकते हैं जो मैंने बताया 13, 14, 15 या 20, 21 रिलेशनशिप्स रही, उसका कारण ये रहा कि आपके व्यक्तित्व को आपने निकाल कर दूसरों से बहुत अलग कर दिया। और जब ये अलग व्यक्तित्व आपके यहाँ चलता है तो उस समय पर आपके जीवन के अंदर जो है अलग अलग तरीके से जो है अपोजिट जेंडर्स जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। तो इनिशियली जो है ये स्टार्टिंग हुई लाइफ की, जहाँ से आपको ये रीज़न पता चला। तो कुछ एक बेसिक मैंने आपको आज की वीडियो के अंदर भूमिका बताई है। इससे आगे की जर्नी नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे और उसके आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। भारत वंदे मातरम। बताते हैं दोस्तों, तो जो हमारी सीरीज़ जहाँ पे रुकी हुई थी उसे हम कंप्लीट करते हैं और फिर आगे की सीरीज़ को जो है बढ़ाते हैं। दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। और जहाँ तक मैंने बताया था पिछली बार, नारी के बारे में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और विश्वास कीजिए ये सबसे जटिल समस्याओं में से एक होता है एक इंसान के जीवन में। अगर वो कोई भी व्यक्ति क्लेम करता है कि मैं नारी को समझने में कामयाब हो गया, तो ये बहुत मुश्किल कार्य रहता है। मेरा अभी तक का अनुभव ये रहा है कि पुरुष को प्रेडिक्ट करना फिर भी थोड़ा आसान है कि भाई क्या है ये, किस तरीके से कब क्या रिएक्ट करेंगे, ये चीज़ें हैं। नारी के साथ में एक जटिल समस्या जो आ जाती है वो ये कि नारी खुद कुछ कहती नहीं है और वो ये समझती है कि सामने वाला व्यक्ति अच्छे से जान जाए। ये मैंने व्यक्तिगत रूप से बहुत महसूस किया है, इसलिए मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। पुरुषों के साथ ये रहता है कि जो चीज़ है वो स्पष्ट रूप से बताई, सामने वाले को जो हमने बताया वही उसने समझा और जो उसने समझा वही हमने बताया। हम चीज़ों को ज़्यादा अपने अंदर जो है घुमाते नहीं, उसको जटिल नहीं बनाते। नारी के साथ में समस्या ये है कि वो एक अलग जो है कुछ चीज़ें सोच कर बैठी होंगी। आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी है उस पर्टिकुलर समस्या को समझने की, उसी के लिए समाधान करने की। और कई बार समाधान उस पर्टिकुलर समस्या के लिए हो भी ना, तब भी समाधान हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, मैं एग्जाम्पल के रूप में देता हूँ। सपोज़ कीजिए हमारी पत्नी है, हमारी माता जी है या हमारी सासू माँ हैं, कोई भी हैं, वो हमसे किसी बात पे बाई चांस नाराज़ है, हमें नहीं पता चल रहा कि किस बात पे नाराज़ हैं। तो एक्चुअली अगर कोई दूसरा पुरुष होगा तो क्या होगा, उस समस्या को समझकर उसका समाधान आप करोगे तो रिलेशन ठीक हो जाएगा। नारी के साथ में यूजुअली कई बार ऐसा नहीं होता। उसमें आपने समझा कि समस्या ये है, लेकिन समाधान के लिए आप उन्हें कहीं ले गए। अब आप रेस्टोरेंट में ले गए, आप कहीं घुमाने के लिए ले गए, वहाँ जाके उनका मूड ठीक हो गया, वो अंदर से खुश हो गई, तो उनको उस समस्या से कोई लेना देना नहीं है कि उस समस्या की वजह से क्या दिक्कत हुई है। वो चीज़ें भूल कर अपने अंदर का जो
ममता का एक भंडार उनके पास है, जो अपनत्व का भंडार है, उसके अंदर वो सारी आपकी जितनी भी भूल चूक होती हैं उन सबको माफ़ करने में सरल हो जाती हैं। तो ये क्योंकि जीवन में इतनी नारी मेरे आसपास रही हैं, तो उनको थोड़ा समझना, उनको आराम से टैकल करना, ये चीज़ आसान हो गई। और मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है ये दुनिया के सबसे मुश्किल काम में से एक है। अगर जिसको ये पल्स नहीं पकड़ में आ रही या नहीं समझ पा रहा, वो इसको नहीं संभाल सकता। और मैंने पहले भी पिछली बार भी बताया था, खासकर जो मेरी नारियाँ आस के पे आशा हैं, ज़रूरी नहीं दुनिया की सभी नारियाँ ऐसा हो, उनके साथ में किस तरीके की पल्स को सेट किया गया, तरह की पल्स को जो है वो सेट किया गया और सीधा सीधा बताया गया कि बेसिकली ये एक मार्ग है, इस मार्ग पर हमें चलना है, ये हमारी मर्यादा की रेखाएं हैं, चाहे हमारे लिए हों चाहे दूसरे के लिए हों, और उस दायरे के अंदर हर व्यक्ति जो है वो आसपास में चल रहा है। संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ने में हम कामयाब हो रहे हैं। कौन सी नारी है जिसके अभी तक मुझे दर्शन नहीं हुए, जिस तरह की नारियां जो है वो हमारे घर में अभी आगे आएंगी। हालांकि मेरे आसपास में जो हैं वो अपने कार्य के अंदर विशिष्ट हैं, जो उनका हुनर है वो पूरा निखारने में कामयाब हुई हैं, वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को रीच आउट कर रही हैं। तो एक से एक दिग्गज अपने रोल को निभाने वाली नारियों का आशीर्वाद और सानिध्य मुझे मिला है, चाहे मेरी पत्नी हो, चाहे सासू माँ हो, चाहे माता जी हों, चाहे साली साहिबा हों। वो जिस चीज़ को वो करना चाहती हैं उनको पूरा एक्सपोजर देके बढ़िया से वो कर रही हैं। लेकिन अभी जिस तरह की जो है, जैसे हम एग्जाम्पल पढ़ने में आए हैं कि झांसी की रानी हुई, गार्गी हुई हमारे देश में, है ना, और इस प्रकार की जो नारियां हैं जो भारतीय संस्कृति के अंदर जिनका वर्चस्व देखा जाता था, उस पोटेंशियल को हम रीच आउट करने की अब अगले पीढ़ी के अंदर कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है कि वहाँ पर जाकर जब नारी उस तरीके के रोल में हमारे यहाँ दिखेंगी तो उनका जो है एक अलग अपने को रोल देखने को मिलेगा। खैर, तो ये मैंने आपको तब तक की अपनी कहानी बताई थी जब तक मैं ग्रेजुएशन के दौरान में, मेरे ख्याल से हाँ ग्रेजुएशन में रह गया था। तो ग्रेजुएशन के दौरान कुछ 2-3 केसेस थे, क्योंकि जैसा मैंने बताया ग्रेजुएशन के दौरान ये जो अफेयर्स थे ये बहुत ज़्यादा डाउन हो गए थे। वो इस तरीके से डाउन हो गए थे क्योंकि आपका फोकस जो था वो मेरा बहुत ज़्यादा था, स्ट्रीमलाइन था, तो उस फोकस के ऊपर अपन जो थे वो आगे बढ़ रहे थे। और उस समय पर मैंने 1-2 पहले जो एपिसोड्स बताए उसके अंदर मैंने बताया भी था, जो मेरी नरेंद्र के साथ एक लड़ाई हुई थी जो सेकंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हुआ था, उसके अंदर एक लड़की इन्वॉल्व थी और वो कैसे हुआ था वो आप एपिसोड में उसमें देख चुके थे। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें रहती थी, लेकिन मैं कोई एक सीरियस रिलेशनशिप में ना तो मौका मिला ना पढ़ने का समय था। तो उस समय पर जो शिल्पा के बारे में मैंने बताया कि हम आईटी के अंदर जाना हुआ, उनसे मिलना हुआ, लेकिन एक सीरियस रिलेशनशिप के लिए ना तो मेरे पास समय था देने के लिए और ना ही मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक भी था, क्योंकि मुझे पता था 4 साल के बाद में जब आप मुंबई जाओगे पता नहीं सड़क पे सोओगे, क्या करोगे, आपका करियर कुछ है नहीं। तो उस तरह से फोकस होके बहुत ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया और ना ही इस तरह का कुछ हिसार के अंदर ऐसा कुछ हमें एक्सपोजर भी मिला था। तो ग्रेजुएशन के दौरान ऐसा कोई नाम जो है बहुत बड़ा नहीं आ रहा। सनी के बारे में मैंने आपको शायद बताया ही था, वो एक छोटा सा मतलब इंस्टेंस था, मजाकिया जो था। मैंने आपको मीनाक्षी के बारे में बताया कि किस तरीके से देखिए, और इसमें जो हमारी एक डेवलपमेंट है ना, देखिए हम बहुत खुशकिस्मत लोगों में से एक है, मैं ये कहूँगा, जिन्होंने अपने घर की बच्चियों की अलग अलग तरीके की डेवलपमेंट और उससे होने वाले परिणामों को व्यक्तिगत रूप से समझा और देखा है। आज के पेरेंट्स, जो हम पेरेंट्स बन रहे हैं, हम उस चीज़ को पता नहीं अपनी बच्ची के ऊपर लागू कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन मैंने अभी तक आपको जो नारी के अलग अलग आपको भाव दिखाए हैं कि घर के अंदर जब पिता रहें, भाई रहें, बड़े भाई रहें, वो सब रहें, उसके सामने कितना संकोच करने वाली, कितना हेजिटेट करने वाली, मर्यादा के अंदर रहने वाली नारी जो है, उनका मैंने आपको मीनाक्षी के थ्रू बताया कि किस तरह का उनका जो था वो जो था एक तरह का व्यक्तित्व बन गया था। और जो है एक्सपोजर के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसे शिल्पा का एग्जाम्पल है या कोई है, उनको अच्छे से फ्रीडम मिली थी अपने घर से, वो दिल्ली गई, पढ़ाई अच्छे से करी, उस तरह की भी हमने बच्चों की अपब्रिंगिंग देखी है। तो इस तरह का समावेश देखा। मुझे नहीं लगता आज के समय में जो है, जिस तरह से मैंने मीनाक्षी का एग्जाम्पल दिया, ऐसे बच्चियों को कोई डेवलप कर पा रहे होंगे माता पिता, क्योंकि समय बदल गया, अब समय के साथ में एक्सपोजर बदल गया। तो अब आने वाले समय में मैंने ये बताया, इसी समय पे ये गोल्डन पीरियड अब आगे हमें महसूस होगा जब बच्चियों को राजकुमारियों की तरह पूरी फ्रीडम दी जाएगी। आजकल फेमिनिस्ट वाला भी जो आप कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, वो सारा समझते हुए अब हमें समझदार बच्चियाँ और समझदार बच्चे जो हैं अगली जनरेशन के अंदर जो हमें मिलेंगे, वो भारत को एक नई दिशा देने में कामयाब होंगे।
ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन इतनी फ्रीडम बच्चों को देना वो बुरी बात नहीं है। फ्रीडम के साथ साथ में बच्चों को उच्चतम कोटि के संस्कार देना, अब ऐसा समय आने वाला है जिसमें हम बच्चों के लिए मर्यादा की रेखाएं नहीं खींचेंगे। हम उन्हें केवल बताएंगे कि मर्यादा की रेखा रहे तो ये हमारे लिए, समाज के लिए, सबके लिए अच्छा है। बच्चे इतने समझदार हों कि वो खुद अपने लिए मर्यादा की रेखा खींचे। जिन जिन घरों में आने वाले समय में बच्चे खुद अपने लिए मर्यादा की रेखाएं खींचेंगे, वो बच्चे जो हैं भारत को विश्व गुरु बनाने में मदद करेंगे। और बाकी बच्चे जहाँ पर मर्यादा और धर्म का पालन नहीं हो पाएगा, वो आज जितनी डिफ़िकल्टी, जितनी परेशानियाँ आपको अमेरिका में, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये जो सारी समस्याएं देखने को मिल रही है, ये उन्हें जूझना पड़ेगा उससे। तो आने वाले समय के अंदर चाहे हमारी बच्ची हो, चाहे बच्चे हों, उन सब के लिए मुझे लगता है कि उन्हें पूर्ण रूप से फ्रीडम देनी होगी। नहीं भी देना चाहोगे तो वो ले लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ में आपको उनको मर्यादा और धर्म, ये दोनों की जो बात है, और दायित्व, कर्तव्य, इनका बोध समय से करवाना ज़रूरी है। यही वो एक चीज़ है जिसके ऊपर मैं अब लगातार कोशिश कर रहा हूँ। अगर अपने बच्चों को मैं सही समय से, क्योंकि इंटेलिजेंट तो बच्चे बहुत तेज़ हो रहे हैं, बढ़िया हो रहे हैं, बस उन्हें धर्म की परिभाषा समझ लें, रामायण महाभारत से लगातार उनके साथ विचार विमर्श होता रहे, सीखते रहें, श्री राम से, अर्जुन से, सबसे सीखते हुए, अपने जीवन की खुद रेखाएं बनाते हुए, धर्म का पालन करते हुए बच्चे आगे बढ़ेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मुझे लग रहा है कि मैं आगे आने वाले समय में भारत की प्रगति के अंदर कुछ योगदान जो है वो मेरा परिवार दे पाएगा। तो ये सब कुछ रहा। ग्रेजुएशन के टाइम मुझे नहीं याद आ रहा कि इसके अलावा कुछ बहुत बड़ा कोई और इस तरह का मेरा कोई संबंध रहा हो या फेयर रहा हो। और हमारी जो क्लासरूम भी होती थी उसके अंदर भी लड़कियां बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं थी। हम तो फार्मेसी कर रहे थे, तो 3-4 लड़कियां थी और इस तरह से मतलब वो रहा सिस्टम जो था। तो कुछ बहुत ज़्यादा मुझे अब याद नहीं आ रहा, भविष्य में याद आएगा तो बताएंगे। तो ये मेरा अभी तक का पूरा एपिसोड्स जो थे वो रहे, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि ग्रेजुएशन तक जो मैंने 5-6 नाम लिए, 6-7 नाम लिए, ये मेरे अभी तक के जो समझने में रहा कि जिस तरह के अफेयर्स हमारे हुए। इससे आगे की जो है वो अब नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अब सीरियस रिलेशनशिप्स शुरू हो रही हैं। अब मैं मानवीय भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक जो था वो तो एक स्पोरेडिक, थोड़ा बहुत आपका इनकाउंटर हुआ। हर व्यक्ति के जीवन में लड़कियाँ आती हैं, बच्चे मिलते हैं, जाते हैं, लेकिन अब जो रिलेशनशिप है वो आगे जाके सीरियस आई है। इसमें एक लड़की का नाम लेना मैं भूल गया, उसके साथ भी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा नहीं, बट एक सॉर्ट ऑफ एक थोड़ी देर के लिए जो था वो रिलेशनशिप हल्का रहा। आपने ये रोडीज़ जो आता है उसमें मैंने पहले भी वीडियोस में कई बार बताया, उसमें श्वेता, पूरा नाम तो मुझे याद नहीं है, श्वेता मेहता है शायद, श्वेता मेहता जो थी वो थी, और रोडीज़ की विनर रह चुकी हैं ये, है ना। तो ये हमारी ग्रेजुएशन में थी। उस समय पे क्या होता था, 2nd-3rd ईयर में जब हम परफॉर्मेंसेस करते थे, तो श्वेता भी एक बहुत बेहतरीन डांसर थी, बहुत बेहतरीन वो जो थी इसमें मॉडलिंग और इन सब चीज़ों के अंदर थी। और शी वॉज़ अ गुड फ्रेंड। और हमारी तो यूनिवर्सिटी के अंदर एक होता है ना कि जो छोटे शहर का कोई व्यक्ति होता है लेकिन वो बड़ा कुछ करने के ख्वाब देखता है या बड़ा कुछ करना चाह रहा है, वो एक चीज़ जो थी वो श्वेता में थी। और अब मैंने जब रोडीज़ के बाद में उसका इंटरव्यू भी देखा था तो आई कुड अंडरस्टैंड कि शी वॉज़ मेंट टू डू समथिंग डिफरेंट, वो अलग कुछ करने में कामयाब हुई थी। मुझे अभी भी एक इंस्टेंस याद है उसके साथ में, एक ही इंस्टेंस याद है, भुलक्कड़ हूँ, बहुत ज़्यादा तो याद नहीं है। उनका अपना बॉयफ्रेंड था, तो हम केवल क्योंकि स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंसेस रहते थे और इस तरह से हमारा वो रहता था, वो भी डांस के अंदर जो थी वो अच्छी परफॉर्मेंस करती थी, मैं भी करता था, इस तरीके से हमारी दोस्ती थी। वो उस समय पे इंजीनियरिंग में थी, मैं फार्मेसी में था, और दोनों सेम ही क्लास में थे। तो मुझे एक दिन का याद है, हमें एक डांस परफॉर्मेंस शायद हम डुएल करने की सोच रहे थे, और उस डुएल परफॉर्मेंस के लिए वी वर ट्राइंग कि हम जो है कुछ अलग से परफॉर्मेंस तैयार करें। और उसमें मुझे याद है क्योंकि श्वेता वॉज अ पर्सन हु वॉज लाइक यू नो कि जब मैं परफॉर्म कर रही हूँ तो मैं सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ, हाउ कैन द अदर पर्सन कैन परफॉर्म इवन बेटर, नहीं हो सकता वो। तो एक दिन डांस करते करते उसने केवल चैलेंज किया था, उस समय हम भी एक्सरसाइज वगैरह सब करते थे, तो उसने बताया था देख तू डांस परफॉर्मेंस अभी करता है ना, लेकिन तू स्प्लिट जो है वो मेरे से बेहतर नहीं कर सकता। तो उसने स्प्लिट करके दिखाया, और जो मैंने स्प्लिट करा वो थोड़ा सा उससे ज़्यादा बेटर, डीपर था। तो तब शी वॉज सरप्राइज, कहते अरे यार तू तो बहुत बढ़िया स्प्लिट कर लेता है, बढ़िया।
तो मुझे बस एक ही वो एनकाउंटर याद है, बस उसके साथ में जो हम बिल्डिंग में एक बार परफॉर्मेंसेस कर रहे थे, और इस तरीके से बस शी वॉज़ लाइक अ गुड फ्रेंड, वी स्पेंड सम टाइम टुगेदर, बट इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। और जैसा मैंने बताया उनका अपना बॉयफ्रेंड था। और फिर मुझे उसके बाद में जब मैंने वो रोडीज़ में जब उन्हें देखा तभी देखा था। ग्रेजुएशन के बाद में मुझे लगता नहीं कि हमने कभी इस तरह की मुलाकात हुई है हमारी। शायद हम शैमिक डावर क्लास के अंदर, शायद, मुझे ध्यान नहीं है, बट शायद उसने भी एनरोल किया था और वो भी डेली शायद आती थी, कंफर्म नहीं है मुझे। तो बस ये सब कुछ हमारा जो था रहा था ग्रेजुएशन के दौरान। इसके अलावा कुछ बहुत बड़ा मुझे ध्यान में भी नहीं है और चीज़ें भी नहीं हैं। चलिए अगले एपिसोड में मिलते हैं और फिर देखते हैं कि जब मेरी जॉब लगनी शुरू हो गई थी तो जॉब के दौरान जो है क्या क्या चेंजेस आए और क्यों उस समय पर मैं इन रिलेशनशिप्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने में कामयाब हुआ। इनफैक्ट जैसा मैंने बताया, मेरी ज़िंदगी का सबसे डिफ़िकल्ट दौर भी जो है, जो सबसे डिफ़िकल्ट लेसन है, वो मुझे ह्यूमन रिलेशनशिप में यही तरह के अफेयर्स हैं जिन्होंने मुझे ये सिखाया भी। और मेरी ज़िंदगी का सबसे लोवेस्ट पॉइंट भी मैंने तभी टच किया, और ज़िंदगी में शायद आज मैं जो हूँ उसे बनाने में भी सबसे ज़्यादा रोल वहीं पर प्ले किया गया। वो विकास दिव्यकीर्ति जी एक चीज़ बताते हैं ना कि जब भी ज़िंदगी के अंदर सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है तो उस समय पे ध्यान रखना ये पहली और आखिरी बार है कि जब आप इतनी बुरी तरह टूट रहे हो। लेकिन वो सच में वो समय मेरे ख्याल से हर किसी के जीवन में आता है जब आप ये सोच लेते हो कि शायद ज़िंदगी मुझे ख़त्म करनी है। लेकिन मतलब वही है कि उस समय पे अगर आप संभल गए तो आपसे ज़्यादा ख़तरनाक व्यक्ति जो है वो कोई और होना बड़ा मुश्किल है। तो जो उन्होंने कहा विकास दिव्यकीर्ति जी ने, वो गलत नहीं कहा। हम सब लोग हैं और हम सब लोग शायद इससे रिलेट भी करेंगे। और मेरे जैसा व्यक्ति जो हर चीज़ इतनी प्लानिंग के साथ करता है, मैं अभी आपको बताऊंगा आगे जाके, अब अगले जो आप सीरीज़ के एपिसोड में जो आप देखेंगे, मेरी प्लानिंग बहुत बहुत डीप होती है। मेरी प्लानिंग जो है, मतलब आई एम अ ग्रेट स्ट्रेटेजिस्ट, आई एम अ ग्रेट प्लानर। मैंने जैसे बताया ग्रेजुएशन के टाइम आप 4 साल तक लगातार आप प्लानिंग और एग्जीक्यूशन पे लगे हुए हो कि 4 साल के बाद आपको मुंबई में क्या करना है। जब आप देखेंगे 99% ऑफ द एक्टर्स जो मुंबई जाते हैं वो इस तरीके से नहीं प्रिपेयर करते कि ठीक है यार मैं आज प्लानिंग शुरू करूँगा, 4 साल बाद ये करूँगा, एंड आई एम गोइंग टू डू दिस लाइक दिस और दैट। तो इन सारी चीज़ों में मैं बहुत पारंगत था। और इससे आपको अब आने वाले एपिसोड में पता चलेगा वक्त की ताकत, ईश्वर की ताकत क्या होती है। आने वाले एपिसोड्स में अब आपको बताया जाएगा कि वक्त अगर अपनी चाहे तो कैसे एक व्यक्ति को घुटने पे ला सकता है। नो मैटर आपने प्लानिंग कितनी ख़तरनाक कर रखी है, आप कितने बेहतरीन व्यक्ति हो, क्या कुछ भी नहीं हो, और वो दिखाना भी चाहिए बच्चे आपकी ज़िंदगी में। क्योंकि अब तो मैं जितनी चीज़ें करता हूँ वो अपने बच्चों को पर्सपेक्टिव में रख के ही करता हूँ। यही सोच के करता हूँ कि मुझे उनको किस तरीके से इस काबिल बनाना है कि आने वाले समय में देश की प्रगति में वो बेहतर योगदान अपना दे सकें। लेकिन जो है ये वक्त की ताकत और ईश्वर की ताकत हर व्यक्ति को समझनी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपके जीवन के अंदर आप मर्यादा का पालन, धर्म का पालन कर ही नहीं सकते। उसमें कुछ हद तक एक डर की ज़रूरत होती है, और वो एक डर आपको मतलब ये हमेशा ध्यान दिलाता रहे। आज भी जब सब कुछ मेरे जीवन में सुख है, समृद्धि है, हर चीज़ है, इस पर भी मैं आगे डिस्कशन करूँगा। इस सीरीज़ में तो नहीं, लेकिन मैं आपको आगे डिस्कशन ज़रूर करूँगा। अभी फ़िलहाल जो मेरी रिसर्च का सबसे बड़े जो बन रहे हैं, जो रिसर्च का जो विषय है, वो विषय यही है, टॉपिक है कि जीवन जीने का कोई एक अच्छा तरीका है। महात्मा बुद्ध ने जीवन जीने का एक तरीका बताया, महावीर जी ने बताया, गुरु नानक देव ने जो बताया उससे मैंने अपने जीवन की फ़िलॉसफी बनाई। लेकिन अपनी जीवन की फ़िलॉसफी बनाने के बाद मैं आज भी इस चीज़ पे चिंतन कर रहा हूँ कि क्या जीवन जीने का। आज खुद ही सोच लीजिए, हमारे बच्चे हमारे पास आएँ और कहें कि ठीक है यार आपकी उम्र जो है 40 साल 45 साल हो गई, मुझे ये बताओ कि जीवन अगर मैंने ऐसे जी लिया, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स, ये 5 पॉइंट्स बताओ, जीवन अगर ऐसे जी लिया तो भैया ज़िंदगी बिल्कुल बढ़िया हो जाएगी, फैंटास्टिक हो जाएगी। नहीं है हमारे पास, वी डोंट नो हाउ टू लिव। और मैं इसी चीज़ पे रिसर्च कर रहा हूँ कि कल को जब मेरे बच्चे पूछे तो क्या मैं उन्हें बता पाऊँगा, देख 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हैं, इनका ध्यान रखो, आई एम टेकिंग पर्सनल गारंटी, नथिंग विल गो रॉन्ग। नहीं है, अभी भी नहीं है मेरे पास। तो हम आगे जाने के बाद में इन गूढ़ विषयों के ऊपर भी साथ साथ चर्चाएँ करते रहेंगे। और जैसा मैंने बताया, ऑटोबायोग्राफी का हमेशा से मेरा उद्देश्य केवल यही रहा है कि मैंने कभी गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी जब पढ़ी, मैंने जब किसी की भी बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी जब भी मैंने पढ़ी है, तो मैंने हमेशा स्वामी विवेकानंद की पढ़ी, तो उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिला।
और अपने जीवन को ट्रैक पे लाने के लिए आसानी हो जाती थी ना। हमारे जीवन के अंदर कैसे मुझे जीवन जीना है, आपको एक दृष्टिकोण मिल जाता है। तो मैं ये नहीं कहता कि मेरी ऑटोबायोग्राफीज़ बायोग्राफीज़ हैं किसी को एक आदर्श वाक्य दिखा पाएगी कि नहीं, लेकिन वो भी विकास देवीकीर्ति जी बहुत बार कहते हैं कि तजुर्बा तो होगा, तो कम से कम आपको ये तो पता होगा कि ये गलतियाँ हैं जो वरुण जी करते हैं, हमें नहीं करनी। ये अच्छाइयाँ हैं जिन अच्छाइयों का हमें पालन करना है। इसी तरह सीख कर ही तो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ जो है वो इम्प्रूव किया जा सकता है। अब कई लोग कहेंगे नहीं क्वालिटी कोई इम्प्रूव नहीं होती, ये तो ऐसे ही चलता है। नहीं, ये महाभारत काल में जब आपने देखा कर्ण, अर्जुन, जयद्रथ और ये जितने लोग थे, दुर्योधन, दुशासन, ये तो ठीक है, महाभारत लिख दी तो आपने सुशासन को दुशासन लिख दिया। अदरवाइज़ अगर आप देखेंगे तो दुर्योधन के जीवन से भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है। वो टॉपिक हमारा है ही नहीं, या हमारे पास में उसको पढ़ने का समय ही नहीं है, तो एक अलग बात है। अदरवाइज़ महाभारत तो जितनी जटिल है, और रावण में भी ऐसी है। रावण के जीवन से बहुत अच्छाई हैं जो सीखने की और जानने की ज़रूरत है, लेकिन कभी उनके ऊपर डिस्कशन करने का हमें समय नहीं मिलता, तो हम क्या करें। लेकिन ये वो समय थे हमारे भारतीय इतिहास के जब आप उच्च कोटि पर पहुंच जाते हैं। आपको बताया जाता है कि जीवन की प्रकाष्ठा क्या है। अगर सुख भोग सकते हो तो कितना सुख हो सकता है, अगर पावर शक्ति अर्जित कर सकती हो तो कितनी शक्तियाँ अर्जित कर सकते हो। तो हमारा इतिहास तो ये बताता है कि पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ जो हैं वो कितनी अर्जित की जा सकती हैं, और जाना भी चाहिए। यही तो एक जीवन का उद्देश्य है, टू लर्न समथिंग न्यू, टू डू समथिंग बेटर। और प्रतिदिन कुछ अच्छा करो। इसलिए अच्छा नहीं करना कि सुख बहुत ज़्यादा आएगा या कुछ है, अदरवाइज़ लाइफ विल बिकम बोरिंग। आप एक हफ्ते 2 हफ्ते में बोर हो जाओगे। आज हम कुछ भी अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, तो मन लगा हुआ है ना, जीवन बीतता जा रहा है ना, अच्छे से बीतता जा रहा है, सुख है, शांति है, तो अच्छा चल रहा है ना। और एक भी दुख आ जाए तो परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो यही बच्चों को सिखाना है कि जीवन का आपका अंतिम लक्ष्य सुख रखो, शांति रखो, मोक्ष रखो, धर्म का पालन करने वाले बनो। समाज के लिए, देश के लिए आपने कितना योगदान किया, इससे अपना आकलन करो कि आप कितने काबिल हो। ये मुख्य उद्देश्य होने चाहिए हमारे। दुर्भाग्य ये है 99.99% लोगों के जीवन में ये प्रायोरिटी ही नहीं बन पा रही है। तो हमें उस जीवन को पाना है जिसमें बच्चों की या परिवार के सदस्यों की ये प्रायोरिटी बने। जिस वक्त हमारे देश के अंदर ये प्रायोरिटी हमारी बनने लग जाएगी, आई थिंक वी विल बी लिविंग फार मच बेटर देन व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग टुडे। और हम उस पथ के ऊपर अग्रसर हो चुके हैं। तो ये अच्छाई है और इसको मेंटेन करने में अपना योगदान हमें देना चाहिए। यही अच्छा, ठीक है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, और फिर अब देखते हैं उन सीरियस रिलेशनशिप्स के बारे में जो मेरे ग्रेजुएशन से निकलने के बाद में शुरू हुई। भारत वंदे मातरम।